present something pleasant, it is called positive reinforcement. It will increase the behavior. Whenever a behavior occurs and you remove something unpleasant, it is called negative reinforcement. It will also increase the behavior, right? Whenever you present something unpleasant, it is called positive punishment. This will decrease the behavior. And whenever you remove something pleasant, it is called negative punishment. This will also decrease the behavior. ये किया था हमने शुरू में. A reinforcement is always used to increase the behavior and a punisher is always used to decrease the behavior. Positive और negative शब्द का मतलब है कुछ present होगा तो positive होगा, कुछ remove होगा तो negative होगा, right? So अब हम आ रहे हैं punishment के ऊपर. What is positive punishment and what is negative punishment? Now till now, whatever experiments we have done about presentation of shock, remember? Right? So shock can be a punisher. An animal really feels extremely scared of the shock. Therefore, whenever we present a shock, we are using what is called positive punishment. And whenever, let's say, we'll remove something, we will talk about negative punishment. But we will first talk more about the idea of punishment in general. Anything that will decrease a behavior that is undesirable. ये भी हमें जरूर याद रखना है कि जब हम कह रहे हैं बिहेवियर विल इंक्रीज, हम हमेशा डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते हैं और अनडिजायरेबल को कम करना चाहते हैं. सो अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम करने के लिए पनिशमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. So punishment always produces a decrease in behavior, and for a very long time people said that punishment is opposite of reinforcement. Reinforcement increase करता है, punishment decrease करता है. But then there was a slight confusion. What happened was this particular study was done where rats को लिया और उनको wearable interval schedule के ऊपर train किया. They had to press the liver and they will kind of get, let's say, food, right? So liver press करेंगे, उनको खाना मिलेगा. इस तरह के 3 सेशंस दिए गए एनिमल. अब सब एक्सपेरिमेंटर्स ने सोचा कि हम इस बिहेवियर जिसको हमने उनको सिखाया है, एक्विजिशन कराई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का डिज़ाइन है, दैट यू प्रेस द लिवर गेट फूड, प्रेस द लिवर गेट फूड. सो नाउ दे वांटेड टू टेक दिस एनिमल इनटू एक्सटिंक्शन. मतलब आपको बार तो प्रेस करेगा, लिवर तो प्रेस करेगा, पर उसको खाना नहीं मिला. तो इन्होंने 2 ग्रुप्स में एनिमल को एक्सटिंक्शन सिखाई. जो पहला ग्रुप था, दोनों को पहले नॉर्मल एक्विजिशन करवाई, एनिमल को ट्रायल्स दिए, एक स्किनर बॉक्स में लेके गए, उसने बार प्रेस किया, उसे खाना मिला, बार प्रेस किया, खाना. एनिमल को क्लियरली समझ आ गई कि बार प्रेस करने पर उसको खाना मिलता है. लेकिन अब जब एक्सटिंक्शन करने के लिए हम एनिमल्स को एक्सटिंक्शन वाले फेज में लेके गए, इट वाज सीन दैट एनिमल में एक ग्रुप था जो नॉर्मल था और एक था जिसको पनिश किया गया. जो नॉर्मल ग्रुप था उसके लिए सिंपल सी कंटिजेंसी हुई. वो अब चैम्बर में जाता था, बार प्रेस करता था, उसे खाना नहीं मिलता था, बार प्रेस करता था, खाना नहीं मिलता था. कुछ ट्रायल्स के बाद ये जो एनिमल है इसे बार प्रेस करना छोड़ दिया. समथिंग लाइक मे बी 20 और 40 ट्रायल्स के बाद, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन, रिमेंबर दिस इज अ वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल. वेरिएबल इंटरवल पे एनिमल काफ़ी देर तक लगा रहता है, स्टेडीली रिस्पॉन्ड करता रहता है. सो इस करके एनिमल जो था वो बार प्रेस करता रहा, लेकिन उसको खाना नहीं मिला. उसकी तो हुई नॉर्मल एक्सटिंक्शन. जो दूसरा ग्रुप था उसको क्या किया, एक तो खाना नहीं मिलता था, तो वो बार प्रेस करता था, खाना नहीं मिलता. लेकिन साथ ही जब वो बार को प्रेस करता था, वो बार वापस आके उसके पॉ पे बड़ी जोर की लगती थी. सो बाय हिटिंग द पॉज वी वर ट्राइंग टू पनिश द एनिमल. अब ये देखा गया कि वो एनिमल जिसको पनिश किया गया उसके बार प्रेसिंग रिस्पॉन्स को, उसने बार प्रेस करना जल्दी छोड़ दिया. दैट मीन्स उसके उस बिहेवियर में डिक्रीज आ गई. सो बाय मेकिंग यूज ऑफ अ पनिशर यू कैन डिक्रीज अ बिहेवियर more quickly than a condition where no punisher is used. That is the premise, right? लेकिन एनिमल क्योंकि भूखा है, क्योंकि उसकी इनिशियल एक्विजिशन वेरिएबल इंटरवल पे हुई है, तो थोड़े से बेचारे शॉक लेने के बाद, क्योंकि भूखा है, थोड़ी देर बाद फिर शायद जाके प्रेस करेगा. और अगर अब उसको शॉक नहीं मिलता तो उसे लगेगा अच्छा अब शायद एटलीस्ट शॉक नहीं मिल रहा, लेट मी ट्राई. उसका वो बिहेवियर वापस भी आ सकता है, क्योंकि उसकी इनिशियल एक्विजिशन उसको गाइड करती है कि
पहले मैं कई बार ऐसा टाइम बीता कि मैं 2-3 मिनट तक बार प्रेस करता रहा और फिर जाके खाना मिला था वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल पे, राइट। तो ये जो एनिमल है, ये इसका लिवर प्रेस को जब आपने पनिश किया तो इसका पहले तो लिवर प्रेस एकदम डिक्रीज हो गया, पर थोड़ी देर के बाद वो बिहेवियर वापस रीअपीयर हो सकता है। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भैया जब एक्विजिशन होती है, जब आप रीइंफोर्समेंट करते हो, तब तो वो बिहेवियर परमानेंटली आ जाता है कि एनिमल बार प्रेस करता रहता है, पर जो पनिशर है शायद उसका इन्फ्लुएंस या उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है वो टेम्पररी है, थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद वो असर हट जाता है। ऐसा लोग दे वर आर्ग्यूइंग दैट पनिशमेंट इज नॉट आइडियली द ऑपोजिट ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्योंकि जो एनिमल एक्विजिशन में रीइंफोर्समेंट के द्वारा सीखता है उस पर्टिकुलर बिहेवियर में जो डिक्रीज आता है वो टेम्पररी रहता है, ये लोगों का रीजन था। बट देन इट वाज आल्सो शोन अगर आपका पनिशमेंट के कारण जो बिहेवियर डिक्रीज हुआ है अगर वो टेम्पररी है, तो रीइंफोर्समेंट के कारण इंक्रीज हुआ बिहेवियर भी तो टेम्पररी है। जैसे ही आप एनिमल को एक्सटिंक्शन पे डालते हो, एनिमल बार प्रेस करना इवेंचुअली छोड़ देता है। तो पीपल वर ट्राइंग टू आर्ग्यू दैट मोर और लेस इन स्पिरिट अ पनिशर और अ पनिशमेंट, the role or the impact of punishment is opposite to that of reinforcement. That is the little argument they got into. पहले लोग कहते हैं कि opposite है, फिर उन्होंने कहा opposite तो है, behavior तो कम करता है पर temporarily suppress करता है। तो दूसरे लोगों ने, दूसरी साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट ने ये कहा कि अगर temporarily suppress करता है punisher behavior, तो reinforcement के कारण भी तो एक temporary increase in behavior आता है। आप जैसे reinforcement देना बंद करते हो वो behavior extinct हो जाता है। So in spirit, your punishment is opposite of reinforcement, right? अब एक और particular finding जिसके ऊपर हाँ जी एग्जैक्टली जो चीज़ नाजुक कह रही है वही अगला एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं कंडीशन सप्रेशन। एनिमल को अब दो लर्निंग्स हो रही हैं, एक कि मैं बार को प्रेस करूंगा और मुझे खाना मिल जाएगा, और साथ में आप उसकी बार प्रेस पे शॉक देने लग जाते हैं। अब हो सकता है कि मैं क्या एक कंटिजेंट से आगे जाके आई जस्ट टेक दैट एक्सपेरिमेंट एंड दिस विल रिस्पॉन्ड टू योर, ये थॉर्नडाइक और स्किनर फॉलो कर रहे थे कि आपका जो पनिशमेंट है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है, वो आपस में ऑपोजिट नहीं है, बट देन पीपल शो दैट द इम्पैक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज आल्सो टेम्पररी, द थिंग दैट आई जस्ट डिस्कस्ड। नाउ रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है और पनिशर से बिहेवियर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक कहानी ओके है। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप नाजुक आपने पूछ रहे हो कि अगर पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ना तो पनिशमेंट का इफेक्ट परमानेंट होता है और ना ही रीइंफोर्समेंट का इम्पैक्ट परमानेंट होता है। जब हमारे को किसी चीज़ पर पनिश किया जाता है तो आप देखते हो शुरू में आपको वो पनिशमेंट बहुत बुरी लगती है, बहुत हर्ट करती है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। बहुत दफ़ा जब एनिमल्स को भी शॉक दिया जाता है तो शुरू में उनका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं या वो काम नहीं करते, पर धीरे धीरे जैसे अगर एनिमल भूखा होगा और उसको बार प्रेस करने पे खाना मिलेगा, शुरू में तो बेचारा थोड़ी देर रुकेगा, पर फिर एक पॉइंट आएगा क्योंकि उसको भूख लगी वो जाके बार प्रेस करेगा, छोटा सा शॉक लेगा पर खाना भी पाएगा। ऐसे बिहेवियर को जो थोड़ी देर के लिए एनिमल का बार प्रेसिंग का बिहेवियर घटता है, इसको आप टेम्पररी सप्रेशन कहते हैं, इसको आप कंडीशन सप्रेशन कहते हैं कि एनिमल को एक तरह कंडीशन किया जाता है बाय गिविंग अ शॉक that he will stop or he will reduce the number of times he is pressing the bar। पर जल्दी ही क्योंकि वो आदत उसे पड़ जाएगी, वो थोड़े समय के बाद वापस से बार प्रेस करके शॉक भी लेगा पर खाना भी लेगा, राइट। और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, एजरिन ने, will just come down to that for a while। इसको मैं I will address this one। ओके, नाउ एजरिन ने क्या किया, एक और एनिमल लिया, एक पिजन को लिया फॉर एग्जांपल, और उन्होंने क्या किया, पिजन्स को दो तरह की ट्रेनिंग दी। भूखा था उसको जैसे वो स्क्रीन के ऊपर पैक करता था उसको खाना दिया जाता था। यही एक्सपेरिमेंट एजरिन ने रैट्स पे किया, वहाँ वो बार प्रेस करता था उसको खाना मिलता था। ये तो सिंपल एक्विजिशन हो गई, रीइंफोर्समेंट के द्वारा आपने सिखा दिया। लेकिन एनिमल को साथ साथ एक और सिग्नल दिया जाता था, पहले टोन बजती थी और उसके बाद शॉक दे दिया जाता था। तो ये देखा गया कि जो एनिमल जैसे पिजन है फॉर एग्जांपल पैक
राइट। ये देखा गया कि जब टोन बजती थी तो एनिमल एकदम फ्रीज होकर बैठ जाता था कि इस वक्त शायद मुझे शॉक मिल सकता है, अदरवाइज वो फ्रीली पैकिंग करता था और खाना मिल जाता था। लेकिन कभी कभी इवेंचुअली ये टाइम भी आया 10-15 ट्रायल्स के बाद कि टोन बजती थी, वो फिर भी ढीठ की तरह लगा, अपना पैकिंग करता था, खाना खा लेता था कि इसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, टोन बजेगी, शॉक मिलेगा, बट लेट मी ट्राई एंड हैव माय फूड। एग्जैक्टली व्हाट यू वर सेइंग। सो एज़लन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें भी दे वर ट्राइंग टू शो that whenever a CS, a signal for shock is presented, it may decrease the ongoing behavior that the animal is involved in. Right. We have just kind of done this bit. Okay. Now उसी स्टडी को आगे लेके गए चर्च एट ऑल। उन्होंने क्या किया, अगेन इसमें आपको बड़ी क्लियरली दो ग्रुप्स दिख रहे हैं। इस एनिमल को क्या किया जा रहा है, रैट में लिवर प्रेस कर रहा है और उसको खाना मिल रहा है। इसको भी ये ट्रेनिंग थी, लिवर प्रेस करो और खाना मिलेगा, ठीक हो गया। इनिशियल ट्रेनिंग में क्या किया हमने, एनिमल को 3 मिनट्स के लिए, अब इसी पे आइए, ग्रुप 1 को आपने एक्विजिशन कराई, प्रेस द लिवर गेट द फूड, प्रेस द लिवर गेट द फूड। इसके बाद कहीं कहीं पर बीच में 3 मिनट के लिए नॉइज, कोई साउंड, कोई बेल बजाया जाए, और ये जो 3 मिनट थे, इनके दौरान केवल नॉइस की प्रेजेंस में एनिमल को शॉक्स दिए जाते हैं, ठीक है। इनमें हमने 2 ग्रुप क्यों बनाए, जो पहला ग्रुप है इसमें जब 3 मिनट आवाज आती थी बेल की, कहीं पर भी शॉक कभी भी आता था, राइट। इसमें तब तक शॉक दिया जाता था जैसे एनिमल ने अभी लिवर प्रेस ही किया होता है, उसी वक्त शॉक दे। इसको आप कह रहे हो नॉन कंटिंजेंट शॉक, क्योंकि वो 3 मिनट में कभी भी, वेदर एनिमल हैज प्रेस्ड द बार और नॉट, या वो इधर उधर घूम रहा है, उसको शॉक नॉइस के बाद मिल जाता था। पर इस वाले को 3 मिनट में सेम नंबर ऑफ शॉक्स दिए जाते हैं, पर तब दिए जाते हैं जब एनिमल बार को प्रेस करके हटा होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? इसको आप नॉन कंटिंजेंट शॉक कह रहे हो, इसको रिस्पॉन्स कंटिंजेंट शॉक कह रहे हो। तो पहले ग्रुप में ये देखा गया कि एनिमल का वो जो बार प्रेसिंग वाला रिस्पॉन्स था उसमें थोड़ी कमी आई, इसमें बार प्रेसिंग के रिस्पॉन्स में ज़्यादा कमी आई, क्योंकि इस एनिमल को क्लियरली पता चल गया कि मुझे नॉइस की प्रेजेंस में तब शॉक मिलेगा जब मैं बार को प्रेस कर रहा हूँ। इस एनिमल को ऐसा कोई लिंक नहीं पता चला, क्योंकि उसको शॉक कभी भी मिल जाता था, ज़रूरी नहीं था कि बार प्रेस के बाद मिल रहा था। तो ये वाले एनिमल के बिहेवियर में बार प्रेसिंग में कमी आई, बट इट वॉज अ मॉडेस्ट सप्रेशन। But this animal showed a sharp decrease in their behavior because there were response contingent shocks. समझ आया ये? चलो आगे। So punishment contingency, that means जब आपको किसी खास behavior के बाद punishment मिले, आपको पता चल जाता है कि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ये punishment मुझे इस कारण से मिली है। आपने अगेन कभी कभी अपने क्लासरूम्स में या घर में ऐसा ज़रूर कभी देखा होगा कि आपको लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे किस लिए डांट पड़ रही है। आपको जब पता ही नहीं होता तो आपको लगता है भाड़ में जाओ, आप नीट हो जाते हो बड़ों की लैंग्वेज में, इसके ऊपर तो असर नहीं पड़ता। पर असर इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन विच बिहेवियर हैज़ कॉज्ड मी द पनिशमेंट। अगर आपको क्लैरिटी से जब जब आपने कोई गलती की हर बार आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि इस बिहेवियर को डिक्रीज करना है। हाँ जी, हाँ श्योर। सो पनिशमेंट कंटिजेंसी जो है वो हमेशा अगर क्लियर होगी कि आपको किस बिहेवियर के बाद पनिशमेंट मिला है, आपको उस बिहेवियर को डिक्रीज करना आसान होगा। और बिहेवियर में तब तक वो चेंज रहती है जब तक पनिशर आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे ही वो पनिशर बाहर निकलता है आपके सिस्टम से, आपके एनवायरनमेंट से, देयर इज अ चांस कि आपका वो बिहेवियर वापस आ सकता है। सो नाउ पीपल वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट, कि हमें कैसे पता चले कि आपने जो पनिशमेंट आपको दी, आप दे रहे हैं, वो वाकई में बिहेवियर को डिक्रीज करेगी कि नहीं। कई बार ये हो सकता है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट इंसान, कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई बड़ा बहुत स्ट्रिक्टली आपको कोई रूल्स दे, पर देयर इज आपको जो पनिशमेंट दी जाती है आप उसके हैबिचुएट हो जाएं और आपको उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना लगे। सो देयर आर दीज एटलीस्ट दीज 6 फैक्टर्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम सोच रहे हैं कि हमने किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना है बाय यूजिंग पनिशमेंट।
पहला फैक्टर इज मैनर ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकंड इज इमीडिएसी ऑफ पनिशमेंट, थर्ड इज शेड्यूल ऑफ पनिशमेंट, थर्ड इज मोटिवेशन टू, फोर्थ इज मोटिवेशन टू रिस्पॉन्ड, फिफ्थ इज रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स एंड सिक्स्थ इज पनिशमेंट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस। आपको बहुत दफा इस यूनिट में से एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पनिशमेंट परमानेंट, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट, राइट। तो आप ये 6 के 6 फैक्टर्स लिखेंगे। लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ देम। फर्स्ट वन इज मैनर ऑफ इंट्रोडक्शन, कि पनिशमेंट किस तरह से इंट्रोड्यूस की जाती है, किस तरह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसका साइज़ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया, रैट को जो शॉक दिया जाता था वो शुरू किया 20 वोल्ट का शॉक, छोटा सा शॉक था, बहुत माइल्ड था। यहाँ फॉर एग्जांपल रैट ने बार को प्रेस किया और उसको आपने शॉक दे दिया, बार को प्रेस किया उसको शॉक दे दिया। पहला शॉक था 20 और बार के प्रेस करने के बाद उसको खाना मिलता था। ये कंटिजेंसी है, वो तभी बार प्रेस करेगा अगर उसको कुछ डिजायरेबल मिल रहा है। बार प्रेस के बाद खाना मिलता था, फिर आपने उसको शॉक देना शुरू किया। पहले आपने दिया लेट्स से 10 वोल्ट का शॉक, फिर थोड़ा बढ़ाया 20 का, फिर 30 का किया, फिर 50 का किया, फिर 80 का किया। तो जो एनिमल है ना वो थोड़ा जब धीरे धीरे थोड़ा शॉक बढ़ता जाता है तो एनिमल की हैबिचुएशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जब इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स में आपने कम इंटेंसिटी से शुरू किया शॉक को या पनिशर को और अब धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहे, तो ये वाला जो पिजन है वो 130 वोल्ट तक शॉक लेता रहा, बार प्रेस करता रहा और खाना खाता रहा। ऑन दी अदर हैंड दूसरे पिजन को सीधा 80 वोल्ट का शॉक दे दिया, वो चुप करके बैठ गया, उसने कोई कोशिश नहीं की दोबारा बार प्रेस करने। तो ज़रूरी है कि जब आप कोई पनिशर यूज़ ही करें तो उसमें सिंपैथी को थोड़ा पीछे रखो, आइडियली तो मत यूज़ करो, बट अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है या आप बच्चों को कोई डिसिप्लिन करना चाहते हो, उनके किसी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को आप कम करना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आप फुल ब्लोन पनिशमेंट की इंटेंसिटी को एकदम से दे दीजिए, उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी इन सप्रेसिंग द बिहेवियर। आई थिंक हम लोग बड़ी बार जब बच्चे पेरेंट्स के साथ स्क्रीन टाइम के लिए बार्गेन करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा नहीं आज मैं तुझे अगले 1 घंटे नहीं दूँगी। जब आप एकदम खींच ही लोगे ना उनसे फ़ोन, तो उनके बिहेवियर जो भी आप डिक्रीज करना चाहते हो उसमें ज़्यादा रिमार्केबल डिक्रीज आएगी दैन स्मॉल लिटिल बार्गेन्स के अच्छा भी आधा घंटा देख ले, फिर 1 घंटा दे दे, फिर 40 मिनट देख ले, डोंट डू इट लाइक दैट। सो जब आपने कोई पनिशर यूज़ करने का सोच ही दिया है किसी बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, present the punisher in full intensity, in full blown intensity, it will have a bigger decrease in the undesirable behavior. That is point number 1. Point number 2 is ये वही एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको कह रही हूँ कि 80 वोल्ट्स वाले सीधा जब दिया तो एनिमल का बिहेवियर डिक्रीज हो गया, अदरवाइज थोड़ा बढ़ाते वो 130 वोल्ट तक के शॉक को भी लेता रहा, सहन करता रहा। इमीडिएसी ऑफ पनिशमेंट का मतलब है किसी भी अनडिजायरेबल बिहेवियर के होने के जितना जल्दी आप पनिशमेंट दे दोगे एनिमल को उसका लिंक उतना जल्दी समझ आएगा। हम सबके साथ ऐसा कभी हुआ है जब समर वेकेशन होती थी और आप लोग सब कजन या भाई बहन में खूब लड़ाई होती थी या आपस में कुछ गड़बड़ करते थे तो मम्मा एक धमकी देती होती थी पापा को आने दो शाम को। आपके लिए इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि पापा ने शाम को 6 बजे आना है, अभी आप सुबह के 10 बजे लड़े हो, अभी आप और लड़ोगे 10-15 बारी क्योंकि वो पनिशमेंट बड़ी दूर है, इफ इट ऑल इट्स अ पनिशमेंट, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस बिहेवियर को डिक्रीज करना है उस पर अगर आप जितना जल्दी आपको पनिशमेंट दी जाएगी उतना जल्दी आपको उसका लिंक और उसका असर पड़ेगा कि आपका वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 3 इज द शेड्यूल ऑफ पनिशमेंट। Every time a wrong or an undesirable behavior occurs, give it punishment every time. Don't do this क्या कभी दे दोगे कभी नहीं दोगे। You know, children while they are being disciplined or while they are growing up, they are very sharp in understanding what is happening with us. आप बच्चों को सिखाते हो आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, गंदी बात है, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, बी ऑनेस्ट। बच्चा सीख रहा है, फिर वो देखता है कि एक दिन मम्मा ने या पापा ने छुट्टी ले ली है, सुबह बॉस का फोन आया और उन्होंने अपने दूसरे स्पाउस को बोल दिया कि आप बोल दो कि मैं बीमार हूँ। तो बच्चे को समझ आने लग जाता है मैनिपुलेशन पॉसिबल है, कभी कभी जब खुद को बचाना हो तो झूठ बोल सकते हैं और वो फिर झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं, वो स्मार्ट हो जाते हैं। वाई? बिकॉज कभी उनको उसी चीज़ के लिए तारीफ मिलती है और कभी उनको उसी चीज़ के लिए
वैसे हम बोलते हैं डोंट हिट एनीवन, इट्स वेरी बैड टू बी वायलेंट। फिर जब बच्चा थप्पड़ खा के आता है किसी से, आप कहते हो तेरे हाथों में चूड़ियां थी, तुम्हें भी मारना था। तो आप बच्चे को कॉन्ट्ररी सिग्नल्स देते हो, जिसके कारण बच्चा समझ नहीं पाता कि व्हाट इज द बिहेवियर दैट आई हैव टू फॉलो कंसिस्टेंटली। अगर आप किसी भी बिहेवियर को कंसिस्टेंटली डिक्रीज करना चाहते हैं, ट्राई एंड फॉलो कंटिन्यूअस शेड्यूल ऑफ पनिशमेंट। एवरी टाइम एन अनडिजायरेबल बिहेवियर occurs, punish it. Don't kind of be sympathetic sometimes, be okay sometimes. हम बच्चों के बहुत सारे जोक्स पे कई बार हंसते हैं। बच्चे जब फनी ढंग में तुतला कर किसी एडल्ट के द्वारा दी गई गाली को इमिटेट करते हैं, छोटे होते तो हम सब हंसने लग जाते हैं। तो बच्चे को लगता है कि ये तो बड़ा कोई मैं सीन कर रहा हूँ, एंटरटेन कर रहा हूँ, तो वो सबके सामने वो झट से वो वाली गालियाँ, वो गलत चीज़ बोलने लग जाता है। फिर जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो आप कहने लगता है तो खबरदार ये वर्ड्स यूज किए, दीज आर रॉन्ग। नाउ द चाइल्ड has not been punished continuously or consistently for a behavior that you want to decrease. So आपकी punisher तभी effective होगा अगर आप उसको continuously punish करेंगे। या अगर आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप फिक्स रेशो या फिक्स इंटरवल पे भी पनिश करना चाहते हो, तो आप देखो फिक्स रेशो मतलब मैं ऐसा कह देती हूँ, अगर ये 5 बार से ज़्यादा हुआ ना तो मैं तुम्हारे को खींच के मारूंगा। फॉर एग्जाम्पल होता है ऐसा कभी कभी कि कोई भी चीज़ होती है, आप कह देते हो कि जैसे हम यहाँ पे डैड को सिखाना चाहते हैं कि जब ये 5 बार बार को प्रेस कर देगा ना तब इसको एक बार शॉक देगी, तो अब मैं उसको पनिशमेंट फिक्स रेशो पे देगी। जैसे पहले मैं क्या कहती थी, 5 बार प्रेस करेगा तो खाना मिलेगा फिक्स रेशो पे। अब फिक्स रेशो पे आप पनिशर भी दे सकते हो कि एक गलती 5 बार अलाउड है, 6वीं बार नहीं। जैसे 5 बार करोगे तो शॉक मिल जाएगा, फिर 5 बार अगर बार प्रेस करोगे, आपने बाहर जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। फाइन, आज अब इसके बाद हमारी क्लास आफ्टर एग्जाम्स लगेगी इस रूम बंद मंडे ट्यूसडे, सो होपफुली तब तक वेदर भी बदल जाएगा। तो हाँ, तो जब आप फिक्स रेशो पे पनिशमेंट करने की कोशिश करते हैं, याद है फिक्स रेशो पे क्या पैटर्न होता था, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्डिंग। फिक्स्ड रेशो पर एक पर्टिकुलर आपका पैटर्न इमर्ज करता था। पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज आता था, कहते थे स्टॉप एंड गो। जैसे रीइंफोर्सर मिलता था तो एनिमल रुक जाता था, उसके बाद थोड़ा पॉज लेता था, ब्रेक लेता था और फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता था। इस केस में आप देखोगे एनिमल का रिस्पॉन्स पैटर्न उल्टा हो जाएगा। स्टॉप एंड गो की बजाय क्या हो जाएगा, दे विल प्रोड्यूस, दे विल फर्स्ट रिस्पॉन्ड एंड देन पॉज। जैसे उनको लगेगा कि अरे 5वां आने वाला है, पनिशर मिलने वाला है, वो तीसरे के ऊपर ही रुक जाएंगे, सोच के कि अच्छा 5 नहीं पूरे करता, नहीं तो शॉक मिल जाएगा। सो दे विल रिस्पॉन्ड, ये सोच के कि एक बार प्रेस करता हूँ खाना, दूसरी बार प्रेस करता हूँ खाना, तीसरी बार करता हूँ, फिर एकदम फ्रीज हो जाएगा कि अब अगले 2 के बाद खाना तो मिलेगा पर शॉक भी मिलेगा। तो पहले जो स्टॉप एंड गो पैटर्न होता था वो अब रिस्पॉन्ड एंड गो एंड स्टॉप या रिस्पॉन्ड एंड पॉज हो जाता है। फिक्स्ड इंटरवल स्कैलअप होता था, इंटरवल में याद है कि शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, फिर धीरे धीरे होता था, फिर एकदम बढ़ जाता था और रीइंफोर्समेंट हो जाता था। इसमें एक्सेलरेटिंग पैटर्न होता था, इसमें डिसेलरेशन वाला पैटर्न होगा कि जैसे पनिशर दिया जाएगा तब एनिमल जल्दी जल्दी बार प्रेस करके खाना खा लेगा, फिर उसको लगेगा अब टाइम बीतने वाला और कहीं पे भी मुझे रीइंफोर्सर मिल जाएगा, फिर वो बिल्कुल रिस्पॉन्सेस देना बंद कर देगा। तो पॉइंट दैट वी आर मेकिंग हियर इज कि आप किस शेड्यूल पे पनिशमेंट देते हैं वो डिटर्मिन करेगा कि एनिमल का बिहेवियर कैसे और कितना डिक्रीज होता है। कंटिन्यूस पे दोगे तो उसका बिहेवियर जल्दी से डिक्रीज हो जाएगा, हर बार प्रेस पे शॉक मिलेगा तो उसका बिहेवियर जल्दी डिक्रीज होगा। अगर फिक्स्ड इंटरवल पे दोगे तो जैसे फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में आपका पैटर्न होता था फिक्स्ड इंटरवल स्कैलर, इसमें उल्टा हो जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल डिसेलरेटिंग बिहेवियर का। It will lead to tolerance, it will lead to habituation. That is why आपको कंटिन्यूस के साथ साथ ज़्यादा इंटेंस, जो पहला पॉइंट था मैनर ऑफ इंट्रोडक्शन, उन दोनों को कंबाइन करना है। हर एक के ऊपर शॉक हो लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा शॉक, ये नहीं कि 20 का दे दूँगी फिर धीरे धीरे बढ़ाऊँगी फिर धीरे धीरे। So eventually animal, हर केस में even with stronger stimuli sometimes animal can build tolerance or habituation, but it is generally recommended कि आप अगर किसी पनिशर को इफेक्टिव रखना चाहते हो तो फुल ब्लोन दीजिए, हर बारी दीजिए, इमीडिएटली दीजिए। जो 3 पॉइंट्स हैं आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो बिहेवियर में अच्छी खासी डिक्रीज आएगी, राइट। Then comes the 4th point, the motivation to respond.
अब पनिशमेंट कितनी इफेक्टिव होगी, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मोटिवेशन दैट द एनिमल हैज। जैसा भी आप पूछ रहे थे, जब एनिमल बहुत भूखा है, हिज मोटिव टू हैव फूड, हिज हंगर मोटिव इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप उसको शॉक दोगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपने सुना होगा कई दफा लोग चोरी करते हैं खाने की, दे आर सो हंग्री, उनको पता है कि चुराना बुरी चीज़ है, बट दे आर सो हंग्री दैट दे विल स्टील टू ईट, खाना चुराएंगे। The motivation to respond when it is very high, the effectiveness of a punisher is low. इसलिए अगर आपने पनिशमेंट को इम्प्रूव करना है उसकी एफिकेसी को, तो मोटिवेशन को कम करना पड़ेगा। सो जनरली आप देखिए हमारा जितना पनिशमेंट सिस्टम है, पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, किस चीज़ पे कितनी सज़ा मिलेगी, वो डिटर्मिन करता है कि बिहेवियर वाकई में घटेगा कि नहीं। बहुत सारे प्रिजनर्स या बहुत सारे लोग जो क्राइम करते हैं, ठीक हो बेटा, तो जब भी कोई बंदा क्राइम करता है, लॉट ऑफ टाइम्स इट इज सीन दैट दे विल, आप बिल्कुल पंखे के नीचे या सामने बैठ जाओ ताकि थोड़ी सी हवा आए। हाँ जी, जब कोई क्राइम करता है, जैसे एक पीछे कुछ एक स्टडी की थी कुछ बच्चों ने जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के ऊपर। सो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो बच्चे थे उन्होंने ये कहा, बच्चे ऐसे थे यंग 16 साल से कम के, कि मैंने उसको फलाने बंदे को चाकू मारा, अगली बार अगर वो बच गया, अगली बार मिलेगा मैं उसको फिर मारूंगा। अब हम बड़ा जी पनिश कर रहे हैं उसको, हमने 16 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दी या रिहेबिलिटेशन दे दी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा पनिशमेंट सिस्टम है उनको इन सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे जितना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उनकी मोटिवेशन को काम करें। नाउ लॉट ऑफ पीपल फील कि हम अनएम्प्लॉयड है, हमारे पास कोई तरीका नहीं पैसा कमाने का, इसलिए हम चोरी चकारी करें। सो इसी करके इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के कारण, कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो उनमें फ्रस्ट्रेशन है उसको कम कैसे किया जाए, कि उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। उनको जेलों में जब वो अपनी सज़ा या रिहाब के लिए जाते हैं, उसके साथ उनको मोबाइल रिपेयर या जिसका जो इंटरेस्ट हो उस तरह का कुछ छोटा सा काम सिखाया जाता है, ताकि वो वापस जाकर सोसाइटी में दे कैन अर्न फॉर देमसेल्व्स। We know that इतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं है, but the plea or the idea behind occupational therapy in prisons is that we want to make sure कि उनकी जो frustration है जिसके कारण वो क्राइम कर रहे हैं उसको हम डिक्रीज करें। जब आप किसी भी मोटिव को डिक्रीज करेंगे तो आपकी पनिशमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। दैट इज नहीं होता। बहुत सारे लोग इसी करके रेपिटेटिव क्राइम्स करते हैं, उनको लगता है कि क्या हो जाके थोड़ी देर जेल जाएंगे तो सज़ा कहाँ पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए जो रिवॉर्ड अपने उस क्रिमिनल एक्ट में होता है, दैट इज़ वे मोर ग्रेटिफाइंग दैन द पनिशमेंट दैट्स। सो इसी करके आई थिंक द होल सिस्टम इज़ फ्लॉड। इसी करके हम पनिशर्स, बहुत सारे क्रिमिनल्स कहते हैं कि जेल तो यूनिवर्सिटी है, कि अगर आप अदरवाइज बात जो भी सीखते हो, जेल इज़ लाइक टू यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट PhD ट्रेनिंग। आप वहाँ जाके नई नई चीज़ें, नए नेटवर्क्स बनाते हो, तो अब तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के आते हैं एज ए क्रिमिनल। सो डेफिनेटली उनकी मोटिवेशन या उनके रिवॉर्ड्स ऑफ देयर क्रिमिनल बिहेवियर आर सो स्ट्रॉन्ग। और बहुत दफ़ा ये भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग जो सेक्सुअल क्राइम्स करते हैं, जो रेप करते हैं, एट दैट गिवन टाइम देयर मोटिव टू get sexual gratification is so strong that even though they know that if they are caught they will be punished badly etc, they still act on it, क्योंकि उस वक्त वो मोटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो दैट मीन्स हमारे को अपनी इनिशियल ट्रेनिंग्स में इस तरह के एक्सपीरियंसेस देने हैं कि बंदे को इस तरह के सेक्सुअल मोटिव्स ना एक्सप्रेस करने पड़े इनके वायलेंट ढंग से। बट देन वी ऑल नो दैट whoever is into जो सीरियल क्रिमिनल्स होते हैं, उनके मोटिव, उनको जो रिवॉर्ड ऑफ द क्राइम है वो उसी वक्त मिल जाता है। Somebody who is involved in sexual crime, they have anyways got the gratification from the sexual act that they wanted. वो रिवॉर्ड उनके लिए इतना स्ट्रॉन्ग होता है that it will not inhibit their impulses later on till they are caught. तो इस करके वो बार बार डर लगने के बावजूद वो बार बार इस तरह के क्राइम्स करते हैं, because their motivation is strong and at that time the punisher seems very small or very little. मैं उठा दूँगी बेटा जी, बैठो, सॉरी I got it a little. Right. The other one is reinforcement of alternative behaviors. कई बार हम क्या होते हैं, हम इतना ज़्यादा पनिशमेंट के ऊपर ड्राइव करते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि जब कुछ गलत होता है तब तो हम डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, क्यों लड़ रहे हो मम्मा, बड़ी बार कहते हैं।
पर जब आप बड़े प्यार से अच्छे से खेल रहे होते हो बिना लड़ाई के, बिना बहस के, तो अक्सर क्या कमेंट आता है, सूरज कहाँ से निकला। ये नहीं कहते कि वेल डन, आज कितना अच्छे से खेल रहे हो, कम बोलते हैं पेरेंट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर को पनिशमेंट देने के साथ साथ पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड भी कीजिए, एनकरेज भी कीजिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, कि नेगेटिव बिहेवियर को कम करना है, उसको क्रिटिसिज्म दो, उसको पनिशमेंट दो, अच्छा बिहेवियर जो है उसको इंकरेजमेंट दो, उसको रिवॉर्ड दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू लर्न which behavior is good, which behavior needs to increase and which behavior needs to decrease. So we must have, again criminals के पास option होनी चाहिए कि वो वापस जाके बिना stigma feel किए they can work in the society, they will be welcomed in the society. बहुत सारे criminals की reports में ये चीज़ clearly आती है, वो बार बार कहते हैं कि हम तो ठीक होना चाहते हैं, but जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, तुम तो जेल होके आ गए. So then the stigma kind of deepens and they start committing crimes again. So it's important that we should have जिस behavior को punish कर रहे हो उसके other than that desirable alternative behavior की क्या option है वो हमें हमेशा explore करना चाहिए, उससे आपके punishment की effectiveness बढ़ जाएगी. Then punishment can sometimes be used as a discriminative stimulus. मतलब कि आपको ये लगने लग जाता है कि थोड़ी सी punishment मिलेगी फिर बाद में ऐश ही ऐश है, right? जैसे बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत दफ़ा जब मदर्स बच्चों को गुस्सा करती हैं या फॉर मैटर फादर्स भी, किसी बात पे बच्चे को बहुत जोर की थप्पड़ मार दिया, बहुत गुस्सा आया और बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चे ने चीखना रोना शुरू कर दिया, एंड देन यू फील सो गिल्टी. तो आप क्या करोगे, जाओगे आओ मेरा बच्चा, प्यार करोगे, आओ मैं तेरे को टॉय लेके, क्या लेना था, ये लेना था, आप बाजार लेके उसकी पूरी शॉपिंग करा के लाओगे, खिलाओगे. अब बच्चे को लगता है कि अच्छा एक थप्पड़ खा लिया पर बड़ा सारा कुछ मिल जाता है. सो पनिशमेंट बिकम्स अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस दैट समथिंग प्लेजेंट टू बी गिवन फाइनली. तो बच्चा वो एक्ट ऑन करने लगता है कि हर बार मैं यही करूँगा, एक थप्पड़ बढ़ जाएगा तो उसके बाद मैं ये पार्टी करूँगी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आपने पनिशर दिया है तो उसको पनिशर ही रहने दो, उसमें कोई डिज़ायरेबल कॉम्पोनेंट ना ऐड करो. जैसे डिज़ायरेबल कॉम्पोनेंट ऐड होगा वो इवेंचुअली एक रीइंफोर्सर बन जाएगा और वो बच्चा एक चेन की तरह वो बिहेवियर करने लगता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट अ पनिशर शुड नॉट एक्ट एज अ डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन फॉर समथिंग दैट्स रिवॉर्डिंग, दैट्स प्लेजेंट फॉर द चाइल्ड, राइट. सो ये 6 पॉइंट्स आप लिखें कि अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ पनिशर और ऑफ पनिशमेंट. 6 के 6 लिखिए, इनकी छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं आप उसके बारे में करें. नाउ कम्स द आइडिया कि पनिशमेंट को यूज़ करने के लिए बहुत सारे एथिकल नोज हैं. इट इज़ कंसिडर्ड नॉट अ ग्रेट ऑप्शन टू प्रेजेंट समथिंग अनप्लेजेंट जो उस खाने में हमारी स्पेशली पॉजिटिव पनिशमेंट माना जाता है कि नॉट रियली ऑलवेज बी गुड. सो देखा गया एक्सपेरिमेंट्स में भी ये देखा गया, एंड आई थिंक वी कैन क्लियरली रिलेटेड विद आवर रियल लाइफ आल्सो. जब आप बहुत ज़्यादा पनिश करते हो तो एनिमल का सिर्फ वो बिहेवियर लिवर प्रेसिंग ही नहीं ख़त्म होता. जनरली एनिमल जैसे बेचारा लर्न हेल्पलेसनेस में चला जाता है, चुप करके बैठ जाता है, उसका देयर इज़ अ जनरल सप्रेशन ऑफ ऑल बिहेवियर्स. बच्चे को अगर किसी मैथ्स की क्लास में खाली डांट पड़ी या फिर कोई बच्चा सारी क्लासों में शायद सहमा हुआ चुप करके बैठ जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन रिपोर्ट आएगी पहले तो ठीक ठाक था अब बड़ा विड्रॉन हो गया है, फिर PTM होगी, फिर शायद डिस्कवर होगा, शायद ना भी डिस्कवर होगा. जनरली जब हम पनिश करते हैं, जब हम कोई अनप्लेजेंट चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो रिस्क है कि सिर्फ वो वाला बिहेवियर जो आप घटाना चाहते हो वही कम नहीं होता, उसके अलावा जनरली बहुत सारे और बिहेवियर सप्रेस हो जाते हैं. क्या होगा समथिंग्स ऑल ओके. सेकेंड, जब भी पनिशमेंट मिलती है तो फियर और एंगर एक कॉमन कॉम्पिटेंस है. हमें डर लगता है सज़ा से, और हालांकि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, ये वाली है. बट द पॉइंट रिमेन्स दैट फियर एंड एंगर आर दी इमोशनल आउटकम्स व्हेनेवर वी आर पनिश्ड, व्हेनेवर वी फील नॉट ओके. Then it is also important that हम कहते हैं कि continuous schedule पे punishment दो, but we must remember it's not possible to always keep a watch. मैं अब हर वक्त तो अपने बच्चे के सिर पे मंडराती नहीं फिर सकती कि देखूँगी जहाँ यहाँ इसने गलत काम किया यहाँ इसको punishment दे दूँगी, अब उसने कुछ अच्छा किया मैं उसको reward दे दूँगी. So continuous monitoring 24/7 in the real world is just not possible. And then there is always a possibility कि बच्चे या जिसको भी आप punish करना चाहते हो
दे कैन मैनिपुलेट, वो आपसे छुपा लेंगे बिहेवियर को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने गलती की है, तो उनका वो चलता रहेगा कि अच्छा मैं गलती को छुपा लूँ तो मतलब मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर उनका वो बिहेवियर चलता रहेगा. So lot of times children will have ways to circumvent or to hide or manipulate whatever wrong they have done. And it has also been reported in a lot of experiments, especially on pigeons, कि जब उनको पनिशमेंट दिया जाता है, like I said, they will start flapping their wings or trying to bite the experimenter, which means it leads to a lot of aggression. हम लोग कब अक्सर हमारे को गुस्सा आता है, कब किसी को फॉर एग्जाम्पल फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं, जब उस बंदे ने आपके साथ कुछ गड़बड़ की होती है. तो जब भी आपको कोई पनिशमेंट देता है तो देयर इज अ रिस्क कि जिसको पनिश किया जा रहा है वो वापस अटैक कर देगा, वो अग्रेसिव हो सकता है. एंड एथिकली पीपल से इट्स नॉट रियली ओके. आप क्यों बच्चे को थप्पड़ मारते हो, क्यों बच्चे को कोई नेगेटिव चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को भी क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, तो एथिकली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है. बट वी ऑल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट रियली एलिमिनेट पनिशमेंट कम्प्लीटली. पॉजिटिव पनिशमेंट डेफिनेटली नॉट. लेकिन लोगों ने ये भी कहा है रिसर्चर्स ने कि पॉजिटिव पनिशमेंट से ज़्यादा अच्छी नेगेटिव पनिशमेंट वेयर यू विथहोल्ड समथिंग डिजायरेबल. ठीक हो गया. जैसे कि आई थिंक हमने एक बात की थी कि जब आप नाराज़ होते हैं तो आप लोगों से बात नहीं करते, आप उनका फ़ोन नहीं उठाते, यू आर ट्राइंग टू विथहोल्ड योर अटेंशन. आप उनसे बात ना करना या खाना ना खाना, जैसे हम लोग अक्सर पेरेंट्स के साथ करते हैं. दीज आर वेज टू पनिश देम कि मम्मा ने मुझे इस बात पे टोका कैसे. सो योर वे ऑफ पनिशिंग विल बी टाइम आउट, जिसको आप नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं. लेकिन उसमें भी आप देखेंगे बहुत दफ़ा आपको बहुत क्लियरली डिसाइड करना पड़ता है व्हाट इज़ अ पनिशमेंट. टाइम आउट या नेगेटिव पनिशमेंट में आपको एक प्लेजेंट चीज़ को हटा देते हैं और इसको कॉमनली टाइम आउट कहा जाता है. आपने सुना है टाइम आउट के बारे में? बहुत सारे पेरेंट्स को जब बच्चे बिहेव गलत करना शुरू करते हैं, अगर कोई भी पेरेंट कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या फॉर दैट मैटर इवन पीडियाट्रिशियन बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं आपने थप्पड़ नहीं मारना, बिल्कुल भी गाली नहीं देनी, पनिश नहीं करना, आप टाइम आउट यूज़ करिए. टाइम आउट का मतलब क्या है कि जो एक ऐसी जगह या ऐसी चीज़ जो बच्चे को अच्छी लगती है आप वो उससे ले लीजिए. राइट. अगर बच्चे पढ़ नहीं रहा है तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा टीवी देखना बंद, तुम्हारा खेलना बंद. खेलना बच्चे को पसंद है, आप वो उससे विड्रॉ कर लेते हो टू इवेंचुअली मेक श्योर कि उसका ना पढ़ने का बिहेवियर डिक्रीज हो जाए. सो टाइम आउट में भी बहुत सारे अच्छे बुरे चीज़ें. कई दफ़ा बच्चों को नीड एनी हेल्प, चलती होगी. I just need to finish this little section. I think another 5 minutes and we are done. So time out में again when actually बच्चों को किसी unpleasant situation, I mean कोई pleasant चीज़ उनसे withdraw करी जाती है, it has to be a very careful and a very weighted decision. It has been observed. Now again I have had this friend जो क्या करती थी अपनी बच्ची को उसकी कॉट पड़ी होती थी, तो जब वो कोई शरारत क्या करती थी, वो बच्चों को अक्सर बड़ी वियर्ड चीज़ें भी पसंद होती हैं. वो क्या करती थी, वार्डरोब खोलता था बच्चा और सारे जितने कपड़े जो मम्मा ने तय लगा के खेलते थे उन सबको निकाल के नीचे अपने घर में भी खेलते थे. और वो बेचारी को बड़ा गुस्सा आता था. शी वाज वर्किंग वूमन, जब जाती थी कहती पूरे घर में ऐसे तूफान मचा होता था. सो शी वांटेड टू हिट हर, पर फिर अंदर से वो आता था कि नहीं हिट नहीं करना, नो प्रेजेंटिंग समथिंग अनप्लेजेंट. सो वो टाइम आउट देती थी, तो उसको उठा के उसकी कॉट में रख देती थी और उसकी कॉट में कोई टॉय नहीं होता था, कुछ नहीं, अकेली वो बच्ची वहाँ रहती थी और उसको कहती थी कि और बोलती थी टाइम आउट, यू नो, टू टेल हर दैट अब तेरी पनिशमेंट तुझे मिल रही है. वो अक्सर ऐसा कई देर किया, तो देखे में डे जब कहती उसको कोई असर नहीं पड़ रहा था, 2 दिन रुकी, उसके बाद कहती फिर से शुरू हो गई. तो कहती मैं ऐसे गई, मैंने कहा ओफ, कहती मम्मा टाइम आउट, उठाओ और रख दो. इट डजंट. सो द ग्रेटिफिकेशन ऑफ डूइंग दैट एक्शन वाज सो मच कि कर लो जो करना. देन देयर वाज अनदर वन, वो अपने बच्चे को वॉशरूम में बंद कर देती थी. कहती मैंने 1-2 दिन तो चला करती, तीसरे दिन गई, उसे सारा वो फ्लश के अंदर से पानी से खेल रहा है, वॉट नॉट करती है. ओ गॉड. सो जब आपने टाइम आउट देना है बच्चे को
ऐसी जगह पर दीजिए जहाँ वो सेफ है और उसके लिए कोई स्टिमुलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनकी जो हाई चेयर फीडिंग चेयर होती है उसको दीवार के कोने की तरफ फेस करके वहाँ रख देते हैं। याद है टीचर्स कहती थी your hands up towards the wall। पॉइंट ये होता था कि आपको कोई डिजायरेबल चीज़ ना दिखे। जब टीचर्स बच्चों को बाहर निकाल देते हैं तो वो पनिशमेंट से ज़्यादा रिवॉर्ड हो जाता है कि बाहर खड़े होकर वो शरारतें करते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सच पनिशमेंट्स जो हमें तो बड़ा लगता है कि हम बड़ा ही पनिशमेंट दे रहे हैं, पर वो पूरी तरह फेल हो सकता है। सो वन रियली नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली विद टाइम आउट ऑल्सो, कि आपको कोई प्लेजेंट स्टिमुलेशन बच्चे के पास नहीं छोड़नी है। आपको लगभग एक राक्षस जैसा बनना पड़ता है। कोई टॉय, कोई कलर्स, कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ बच्चा खेलने लग जाए, कोई बेल्ट जिसको वो रेड़ने लग जाए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेट देम फील दैट दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बिहेवियर। बच्चों को ये बार बार बताना कि आपने ये किया था, इसलिए आपको ये चीज़ प्रेजेंट करी जा रही है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब नेगेटिव पनिशमेंट के ऊपर जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, नाउ अगेन फॉर्स्टर ने पिजन्स को ट्रेन किया वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल पे। एक रेड लाइट जलती थी, रेड लाइट की प्रेजेंस में पिजन पैक करता था। नाउ जैसी लाइट ब्लू होती थी तो उसको एकदम से टाइम आउट करता, पिजन यहाँ पे पैक करता था, रेड लाइट की प्रेजेंस में उसको खाना मिलता था। जैसे ये रेड लाइट ब्लू होती थी तो उसको टाइम आउट मिल जाता था। टाइम आउट का मतलब उसको चेंबर से निकाल दिया जाता था और 10 मिनट के लिए उसको बाहर रखा जाता था। ही नाउ हैज नो एक्सेस टू फूड, वो वहाँ पैक करे जो मर्जी करे। सो इवेंचुअली इट वाज सीन कि जो पिजन है वो नीली लाइट पे उसने पैक करना बंद कर दिया, राइट। लाल में पैक करता था तो खाना मिलता था, ब्लू में पैक करता था तो उसको 10 मिनट के लिए उस चेंबर से और खाने से दूर कर दिया जाता था। सो एनिमल सीख जाता है कि भैया ब्लू लाइट में मुझे कुछ नहीं करना, रेड लाइट में ही सिर्फ पैक करना, राइट। ओके, दिस इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन। आप लोगों ने बिहेवियर थेरेपी में टोकन इकोनॉमी पढ़ा है। सो एक आइडिया पनिशमेंट के साथ और भी है, विच इज रिस्पॉन्स कॉस्ट, कि अगर एनिमल ने कोई गलत बिहेवियर किया तो उससे कुछ ले लिया जाएगा, उसको अपने बिहेवियर की कीमत पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल टोकन इकोनॉमी में किसी बंदे ने किसी बच्चे को आपने 10 टोकन, जैसे बहुत एक काम अच्छा किया, एक टोकन, उसे 10 टोकन इकट्ठे कर दिए। अब वो एक गलत काम करेगा तो आप उसे एक टोकन वापस ले लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स कॉस्ट। Whenever an undesirable behavior occurs, a pleasant token is taken away. Whenever a desirable behavior occurs, a token is given to the child, जिसको वो बाद में और ज़्यादा अच्छे अपने टॉयज़ के लिए या चॉकलेट्स के लिए या आइसक्रीम्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है, राइट। सो पनिशमेंट यूज़ करना इज़ अ सेंसिटिव मैटर। ऐसा नहीं है कि थप्पड़ मारा या गाली दी और पनिशमेंट हो गई। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिसीजन दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल। I think this ends this section and आपकी यूनिट 2 का पहला हिस्सा खत्म